कभी सोचा है कि एक किताब, सिर्फ एक किताब, एक पूरी की पूरी छिपी हुई दुनिया का दरवाजा खोल सकती है? आज हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। नाग संस्कृति कोश नाम के एक बहुत ही खास ग्रंथ के जरिए हम नागों की उस अनदेखी दुनिया में झांकने जा रहे हैं। और देखिए, ये कोई ऐसी वैसी किताब नहीं है। इसको बनाने में डॉक्टर अवंतिका प्रसाद मरमट को पूरे 23 साल लगे। 23 साल। जरा सोचिए, एक इंसान की जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा, उसकी सारी मेहनत सिर्फ एक विषय पर, एक ही किताब में समा गई है। और इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा है एक ऐसा शब्दकोश जिसमें सिर्फ और सिर्फ नाग संस्कृति से जुड़े करीब 3000 शब्द हैं। 3000 सिर्फ एक संस्कृति के लिए। ये नंबर ही अपने आप में बता देता है कि संस्कृति कितनी ज्यादा विशाल और गहरी रही हो। तो सवाल यही है कि ये किताब आखिर हमें ले कहाँ जा रही है? ये सिर्फ शब्दों की लिस्ट तो है नहीं। नहीं, ये तो एक चाबी है, एक पूरी की पूरी सभ्यता को समझने की चाबी। एक ऐसी दुनिया जो है तो हमारी नजरों के सामने, पर फिर भी हमसे छिपी हुई है। चलिए, तो इस दुनिया में थोड़ा और अंदर चलते हैं। देखिए, ये जो नाग संस्कृति है, ये कोई छोटी मोटी लोकलाइज्ड मान्यता नहीं थी। नहीं, ये एक बहुत ही विशाल और बहुत पुरानी परंपरा थी। इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि ये वैदिक काल तक जाती हैं। मतलब हम बात कर रहे हैं भारत की सबसे पुरानी और सबसे जरूरी सांस्कृतिक धाराओं में से एक की। और मजे की बात यह है कि इसका असर सिर्फ हिंदू धर्म तक ही नहीं था, बौद्ध धर्म से भी इसका बहुत गहरा कनेक्शन रहा है। जैसे ये जो कहानी हम देख रहे हैं, इसमें नाग राजा मुचलिंद खुद भगवान बुद्ध को तूफान से बचा रहे हैं। ये दिखाता है कि इनका कितना सम्मान था। लेकिन अब जो बात सामने आती है वो सच में हैरान करने वाली है। इस संस्कृति का फैलाव, इसके निशान सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। चीन, ग्रीस, इजिप्ट, यहाँ तक कि मेक्सिको और ऑस्ट्रेलिया में भी मिलते हैं। मतलब ये कोई लोकल परंपरा नहीं थी, ये एक ग्लोबल फिनोमिनन था। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि प्राचीन दुनिया आपस में कितनी जुड़ी हुई थी। तो अब सवाल आता है कि आखिर ये नाग हैं कौन? इस संस्कृति के लिए ये सिर्फ सांप नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये देवता हैं और इससे भी बढ़कर ये पूर्वज हैं। और यहीं पर सोच का सबसे बड़ा फर्क आ जाता है। देखिए, आमतौर पर नाग को एक जानवर की तरह देखा जाता है ना? लेकिन नाग संस्कृति में उन्हें एक दिव्य प्राणी माना गया, एक शक्तिशाली देवता, और यहाँ तक कि अपना पूर्वज जिनसे उनका खुद का वंश आगे बढ़ा। और ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, ये मान्यता इतनी गहरी थी कि भारत के कई बड़े बड़े राजवंश अपनी वंशावली एक इंसान और एक नाग के विवाह से जोड़ते थे। यानी नागों को इंसानी इतिहास का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा माना जाता था। और ये बात सिर्फ पुराने राजा महाराजाओं तक ही नहीं है। आज भी, आज के समय में भी कई परिवारों और समुदायों में ये पहचान जिंदा है। बहुत से गोत्र या सरनेम सीधे सीधे नागों के नामों से ही निकले हैं। तो ये एक लिविंग ट्रेडिशन है, कोई भूली बिसरी बात नहीं। तो चलिए अब वापस उस शब्दकोश पर आते हैं। देखते हैं कि ये किताब कैसे इस पूरी सांस्कृतिक गहराई का सबूत देती है, क्योंकि असली राज तो भाषा में ही छिपा है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। शब्द है अनंत नाग। अब ये सिर्फ एक सांप का नाम नहीं है, नहीं, ये एक महान नाग का नाम भी है, एक पूरे नाग वंश के लीडर का नाम भी है। और तो और यही शब्द भगवान विष्णु के लिए भी इस्तेमाल होता है। सोचिए, एक शब्द और वो 3 अलग अलग दुनियाओं को जोड़ रहा है, जानवर, समाज और देवता। अच्छा, एक और शब्द देखिए, ओंकार। ये मालवा में मिलने वाले एक बहुत ही जहरीले सांप की एक खास किस्म का नाम है। इससे पता चलता है कि इस संस्कृति में सिर्फ कहानियां ही नहीं थीं, बल्कि प्रकृति की, बायोलॉजी की गहरी समझ भी थी। और एक आखिरी उदाहरण, करकोटक। ये एक खास नाग का नाम तो है ही, पर साथ ही ये राजस्थान के एक पुराने शहर का भी नाम है। यानी इस संस्कृति ने सिर्फ लोगों पर ही नहीं, बल्कि जमीन पर, जगहों पर, भूगोल पर भी अपनी छाप छोड़ी है। तो इन शब्दों से क्या समझ में आता है? यही कि इस दुनिया में सांप सिर्फ जानवर नहीं थे, वे लोगों से, जगहों से और डिविनिटी से यानी देवत्व से जुड़े हुए थे। सब कुछ एक दूसरे में बुना हुआ था, एकदम गुंथा हुआ। तो सवाल ये उठता है कि इस विशाल संस्कृति की विरासत क्या बची है? आज के दौर में इसकी क्या अहमियत है? इसकी विरासत आज भी जिंदा है, हमारी कला में, हमारे आध्यात्मिकता में। जैसे नाग माता मेंसल का ये जो चित्रण है,
ये उसी गहरी कलात्मक और आध्यात्मिक परंपरा का एक खूबसूरत नमूना है। और देखिए, सबसे जरूरी बात यही है, ये कोई खोई हुई मुर्दा सभ्यता नहीं है। नहीं, ये आज भी हमारे चारों तरफ जिंदा है, लोगों के नामों में, उन कहानियों में जो हम सुनते सुनाते हैं, उन विश्वासों में जो आज भी माने जाते हैं। असल में यह हमारी आंखों के ठीक सामने छिपी हुई एक चलती फिरती जीती जागती संस्कृति है। और आखिर में ये पूरी बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर सिर्फ एक किताब एक पूरी अनदेखी दुनिया का दरवाज़ा खोल सकती है, तो ज़रा सोचिए, हमारी लाइब्रेरियों में, हमारे किताबों की अलमारियों में ऐसी और कितनी ही छिपी हुई दुनियाएं हैं जो बस किसी के पन्ने पलटने का इंतज़ार कर रही हैं।